हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो जो स्पेशली पीपीएससी के लिए, तीसरा जो कॉमन सा है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 कि सर पार्लियामेंट के सेशंस क्या होते हैं। नंबर 2 पार्लियामेंट की कमेटीज क्या होती हैं, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, एंड थर्ड राज्यसभा और उसकी कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ये हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि सिविक्स की सीरीज की 13th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको क्या क्या उपलब्ध करवा चुका हूं। 12 वीडियो में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं इंडियन पॉलिटी के ऊपर, प्लस एक पॉलिटी का मॉड्यूल उपलब्ध करवा चुका हूं, सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है, वो 50 पेजेस का है। क्लियर, प्लस 50 MCQ एक उपलब्ध करवाई है मैंने आपको, प्लस 200 MCQ एक उपलब्ध करवाया है मैंने आपको पॉलिटी के ऊपर, प्लस एक हम लोग पॉलिटी का पहली 11 वीडियोस का एक टेस्ट ले चुके हैं। तो अभी तक इतना डाटा मैं पॉलिटी के लिए अवेलेबल करवा चुका हूं हमारे पेड मेंबर्स के लिए। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिला, नंबर आप जानते हैं 9646810103। अगर आप मेरे पेड मेंबर हैं तो आपको सिर्फ लिख देना है कि सर मुझे पॉलिटी का ये नहीं मिला, आपको उसी वक्त आपके व्हाट्सएप पे वो पहुंच जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिया था लोकसभा का। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम पार्लियामेंट की कुछ और शक्तियों को डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आप बहुत बार टीवी पे अपने चैनल्स के ऊपर देखते होंगे कि लोकसभा राज्यसभा की बहस हो रही है। उस बहस को बेसिकली हम लोग सेशन बोलते हैं। बेसिकली सेशन क्या होता है? The period during which the house meet to conduct its business is called a session। यानी कि वो समय काल, जिस समय काल के दौरान सदन अपनी ड्यूटीज को, अपने बिजनेस को, अपने कार्यों को परिवहन करने के लिए इकट्ठा होता है, उस समय काल को सेशन कहा जाता है। यानी कि जब जब भी संसद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए या जिस काम के लिए उन्हें एमपी बनाकर भेजा गया है उसे परफॉर्म करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसे हम लोग सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि एक साल के अंदर 3 सेशन होते हैं, यानी कि जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो एक साल में 3 बार मिलती है। क्लियर होगी बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, हर एक सेशन का जो स्टार्टिंग का संबंध जाता है, जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है, आगे हम उसका टाइम पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी किसी सेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने से पहले संबंध जाते हैं। संबंध का मतलब क्या होता है? बुलावा। तो वो संबंध प्रेसिडेंट की परमिशन से जाते हैं। ये एक तरीके की प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू सम्मन ईच हाउस एट सच इंटरवल। क्लियर। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर देखिए कि भाई हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। वन इज कॉल्ड बजट सेशन, जो कि जनवरी और फरवरी से शुरू होकर मई तक जाता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेशन भी यही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से शुरू होकर अगस्त सितंबर तक जाता है। ठीक है, और लास्ट साल का जो सेशन होता है उसको बोलते हैं विंटर सेशन, जो नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक जाता है, और ये सबसे शॉर्ट टेस्ट होता है। बस ये याद रखना, हमारे ही पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, यानी कि साल में 3 बार वो मिलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इसमें ही आपका यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब जो है लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, जो जनवरी फरवरी से शुरू होकर मई तक जाता है। ज्यादातर जो है ये फेब्रुअरी से ही आप मान के चलिए शुरू होता है। उसके बाद जुलाई से अगस्त सितंबर, नवंबर से दिसंबर, ये शॉर्ट टेस्ट है। ये बात याद रखना। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, 2 सेशंस के बीच में
दो सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का इंटरवल हो सकता है। इस बात को घोल के पी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड बिटवीन द टू सेशंस आर 6 मंथ। यहां पर देख लेते हैं, देखिए देयर शुड बी नॉट मोर देन 6 मंथ गैप बिटवीन द टू सेशंस। ठीक है, ठीक है, यानी कि दो सेशंस के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो अगर मैं मान के चलूं किसी भी एनी कारणों की वजह से, एनी रीजंस की वजह से हमारी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, सेशन का काम थोड़ा सा कम हो रहा है, तो दो सेशन के बीच में मिनिमम 6 मंथ का टाइम होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक साल के अंदर मिनिमम पार्लियामेंट 2 बार मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने मंथ का गैप होगा, 6 मंथ का। तो एक सेशन के अंदर या एक ईयर के अंदर मिनिमम जो पार्लियामेंट है वो कितनी बार मिलेगी, 2 टाइम मिलेगी। ठीक है, हेंस द पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। क्लियर। नेक्स्ट, और ये हर साल में 3 बार होते हैं, याद रखना। पूरी स्लाइड के अंदर बारी बारी से मैं बता रहा हूं, सेशन पे 3 ही क्वेश्चन आते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं सर जी। पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन सर जी सबसे लॉन्गेस्ट होता है, फेब टू मई होता है। मॉनसून सेशन जुलाई टू अगस्त होता है। ठीक है, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर होता है। क्लियर होगी बात? ओके, दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना हो सकता है? 6 मंथ का। तो इससे यह पता चलता है कि एक साल में मिनिमम जो है 2 बारी सेशन कंडक्ट होगा ही होगा। क्लियर होगी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसद के अंदर बनाए जाने वाली इंपॉर्टेंट कमेटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे ए पार्लियामेंट्री कमेटी आर इस्टेब्लिश टू स्टडी एंड डील विद वेरियस मैटर्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द लेजिस्लेटिव ड्यू टू देयर वॉल्यूम। ठीक है जी, इस लाइन में वो क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटीज हैं वो इसलिए इस्टेब्लिश करी जाती हैं ताकि कुछ चीजों को स्टडी किया जा सके। ठीक है, कुछ चीजों को मॉनिटर किया जा सके, डायरेक्टली मॉनिटर किया जा सके, जिन चीजों को लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट खुद मॉनिटर नहीं कर पा रही। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनको पार्लियामेंट खुद देख नहीं सकती, तो वो क्या करती है, उन मैटर्स के लिए एक कमेटी बना देगी कि भाई आप लोग इस कमेटी के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर काम करोगे और लास्ट में आप अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दोगे। दे आर नोन एज द पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, वो काम क्या क्या होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटीज? पार्लियामेंट्री कमेटीज आर दोज कमेटीज which are established to study the particular matter or deal which related to the country's secrecy। यानी कि उन सारे मैटर्स के साथ डील करती है पार्लियामेंट्री कमेटी जो देश के इंटरेस्ट के लिए जरूरी हैं और जिन्हें पार्लियामेंट खुद नजर नहीं रख सकती, तो उन मैटर्स के ऊपर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो 2 तरीके की होती है। यहां पर आपको मैं समझाता हूं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बेसिकली 2 तरीके की होती है। वन इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी इज 2 टाइप, वन इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एडहॉक कमेटी। पार्लियामेंट में बनने वाली कमेटीज 2 तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जिनको परमानेंट कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, और एडहॉक कमेटी जो होती है ये अवसरवादिता के ऊपर है। अवसरवादिता मतलब जैसे एडहॉक पे टीचर्स होते हैं कि जब जरूरत पड़ी तो बुला लिए, जब जरूरत नहीं होगी तो निकाल दिए। ठीक है, वैसे एडहॉक कमेटी क्या होती है, विच इज नॉट परमानेंट। अगर कोई पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जांच पड़ताल करवानी हो तो ये कमेटी बन जाती है। ये कमेटी को डिस्कस नहीं करना है। नाउ जो स्टैंडिंग कमेटी है या परमानेंट कमेटी है, ये आगे 3 तरीके की होती है। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर? नेक्स्ट, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी। क्लियर? नेक्स्ट, अदर स्टैंडिंग कमेटीज, अदर स्टैंडिंग
कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी का मुख्य काम होता है ऐसे मसलों के ऊपर जांच रखना जिनके ऊपर पार्लियामेंट खुद जो है जांच नहीं रख सकती, नजर नहीं रख सकती, तो उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर निगाह रखने के लिए पार्लियामेंट एक कमेटी बना देती है। वन थिंग क्लियर, पार्लियामेंट्री कमेटी आगे दो तरीके की होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है आगे फिर से तीन तरीके की होती है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर, आपके पेपर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। देखिए जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज हैं ये लगभग 22 कमेटीज हैं। क्लियर, अदर स्टैंडिंग कमेटी एट प्रेजेंट टोटल कितनी है, 16 कमेटीज हैं। तो इन दोनों को आप कभी याद नहीं रखोगे, ना आपके काम की। आप याद रखना चाहते तो ये रख लीजिए कि फिलहाल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज टोटल कितनी है, 22, और अदर स्टैंडिंग कमेटीज कितनी है, 16। ये मैं लगभग आप मान के चलो पीसीएस के लेवल का पढ़ा रहा हूं। अब हमें डिस्कस करना है भाई लोगों फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी फिर आगे तीन तरीके की होती है जो आपके पेपर के क्वेश्चन है। नंबर 1 पीएसी, जिसको आप बोलते हो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एस्टीमेट कमेटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एस्टीमेट कमेटी। क्लियर, थर्ड वन इज कॉल्ड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये तीन तरीके की कमेटीज होती हैं फाइनेंशियल कमेटी के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बारे में आपको पढ़ाता हूं। यहां पर देखिए फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली होती क्या है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटीज डीलिंग विद फाइनेंशियल अफेयर्स। जो वित्तीय चीजों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उनसे रिलेटेड जितनी भी कमेटीज हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। क्लियर है, और फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी फर्दर डिवाइडेड है सब कमेटीज के अंदर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। ये आपको दूसरी बात याद रखनी है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसमें 22 मेंबर होते हैं, 1 साल का इनका टेन्यूर होता है। ये वाली जो कमेटी है ना, तीनों का टेन्यूर 1 साल का होता है। तीनों का जो टेन्यूर है 1 साल का होता है, ये याद रखिए। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 किससे, राज्यसभा से। फिलहाल पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके जो चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अधीररंजन चौधरी। अधीररंजन चौधरी, अधीररंजन चौधरी एट प्रेजेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुखिया हैं। देखिए 1966 1967 तक क्या होता था कि जो हमारी पार्लियामेंट का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था उसे हम लोग क्या करते थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना देते थे। ठीक है, लेकिन 1967 के बाद क्या होता है, ठीक है, कि जो भी हमारी ओपोजिशन पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्ष दल, उसी का एक बंदा पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड बनता है। बस ये याद रखना। पहले क्या होता था 1966 1967 तक क्या होता था कि जो रूलिंग पार्टी है उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन यानी कि मुखिया घोषित कर देते थे। लेकिन 1967 के बाद क्या होता है कि अब जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है, उसका एक बंदा ट्रांसपेरेंसी के तौर पर इस कमेटी का मुखिया होगा। अधीररंजन चौधरी जो है इस समय ये कांग्रेस के एमपी हैं लोकसभा में, ये याद रखना। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट एस्टीमेट कमेटी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टीमेट कमेटी जो है ये भारत की सबसे बड़ी कमेटी होती है और यही इसका क्वेश्चन है, बिगेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दे टोटल हैव द 30 मेंबर्स एंड ऑल द 30 मेंबर्स केम फ्रॉम द लोकसभा।
इस समय इसके जो चेयरमैन है वो हैं गिरीश बाप्ते। गिरीश बाप्ते इस समय इस कमेटी के चेयरमैन हैं, गिरीश बाप्ते। ठीक है जी। और ये कमेटी 1950 से एक्टिव है, ये भी याद रखिए। क्लियर। अब आ जाइए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। सेम, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 कहां से, राज्यसभा से। बस इन तीनों कमेटियों के मेंबर याद रख लो ज्यादा से ज्यादा बस। ठीक है। जो एक आधी बात बताइए कि एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, इस तरीके से इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का मेन काम क्या होता है? इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको पीएसयूज कहा जाता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे आपने नाम सुना होगा ओएनजीसी, या आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, या आपने नाम सुना होगा बीएचईएल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ओआईसीएल, ऑयल इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये सब को हम लोग पीएसयूज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब इसमें ज्यादातर 51% या उससे ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट का है, लेकिन कुछ पैसा इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी है। दे आर नोन एज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। क्लियर। तो इन कंपनियों का कामकाज देखने के लिए हम लोग पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बनाते हैं। अगर ये याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो इतनी कोई जरूरत भी नहीं है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी कभी कभार जब जरूरत बनती है तब बना लेते हैं। ठीक है जी। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी में बटी हुई है। स्टैंडिंग कमेटी आगे 3 तरीके की होती है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी। एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 22 हैं, अदर स्टैंडिंग कमेटी 16 हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी 3 तरीके की होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। कभी कभार ना कमेटी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द राज्यसभा। राज्यसभा का तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियो बड़े ध्यान से सुनी है तो आपको यह बात पता होगी कि राज्यसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 81 के अंदर आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 और अनुसूची यानी कि शेड्यूल 4 के अंदर। ठीक है, अगर आपको याद हो TEAR, टीयर्स, तो आर में मैंने बताया था राज्यसभा। तो राज्यसभा का जिक्र जो है आर्टिकल 81 और 4th शेड्यूल के अंदर आता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। राज्यसभा जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अपर हाउस, उच्चाकर। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1954 तक इंग्लिश नाम ही था इनका, काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में उसे राज्यसभा हिंदी नाम दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नाम 1954 में दिए गए। ठीक है, पहले लोकसभा वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, आल्सो राज्यसभा इज आल्सो नोन एज परमानेंट हाउस, आल्सो नोन एज परमानेंट हाउस, क्योंकि इस हाउस को कभी भी डिसॉल्व यानी कि भंग नहीं किया जा सकता, परमानेंट हाउस। ठीक है, राज्यसभा कम्स अंडर द आर्टिकल 81 एंड द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। राज्यसभा आल्सो नोन एज अपर हाउस, परमानेंट हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज का मतलब क्या होता है? स्टेट। अब राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, लोकसभा के अंदर तो हम लोग डायरेक्टली अपने नुमाइंदे चुन के भेज देते हैं। ठीक है, और वो नुमाइंदे जाके अपना एक मुखिया चुनते हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनता है। राज्यसभा का जन्म ही हुआ था ताकि जो स्टेट्स हैं भारत के अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेंटर के अंदर भेज सकें। राज्यों के नुमाइंदे केंद्र की शक्तियों में हिस्सेदारी ले सकें, इसलिए राज्यसभा का जन्म हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का प्राइमरी फंक्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी, मुडला फंक्शन की है राज्यसभा का। ठीक है,
तो याद रखना, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज दैट इज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, राज्यों के सदस्यों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, स्टेट के सदस्यों को रिप्रेजेंट करना, ये राज्यसभा की मेन जो है कंडीशन है या प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट और बता देता हूं, देखिए राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम, बात समझने वाली है भाई, 250 मेंबर्स हो सकते हैं एट प्रेजेंट। राज्यसभा के अंदर सेम मैंने लोकसभा में भी बताया था कि 550 हो सकते हैं एट प्रेजेंट, लोकसभा में 545 है, वैसी राज्यसभा में एट प्रेजेंट 245 है। इस 245 में से 233 मेंबर इलेक्टेड हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है 2 मेंबरों को नॉमिनेट करता है, उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। यहां पर ये कोई एंग्लो इंडियन नहीं है, लोकसभा में पूरा डिटेल में समझाया एंग्लो इंडियन। ये जो 12 मेंबर होते हैं ये वो मेंबर होते हैं जिनको किसी स्पेशल फील्ड के अंदर, किसी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस प्राप्त है। एक्सीलेंस मतलब महारत प्राप्त है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स में महारत हासिल है। इस तरीके से स्पोर्ट्स हुआ, लिटरेचर हुआ जिसे आप साहित्य बोलते हो, आर्ट्स हुआ जिसे आप कला बोलते हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर हुआ, सामाजिक सेवा हुआ, एजुकेशन हुआ, इस तरीके से अलग अलग फील्ड के जो लोग होते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले जावेद अख्तर थे, ठीक है, जावेद अख्तर, अगर आपने नाम सुना हो कि जावेद अख्तर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उन्हें लिटरेचर की फील्ड से जोड़ के भेजा गया। बीच में नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा गया था स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वो बाद में छोड़ के आ गए थे जब वो बीजेपी की तरफ थे, ठीक है। इस तरीके से ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्लियर, 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। अब ये वाले जो 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, इनमें भी एक कहानी है। क्या? ये जो 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्टली? लोकसभा के एमपीओ को तो आप डायरेक्टली चुन के भेजते हो। देखिए हमारे इंडिया में जो कॉमन सिटीजन है ना, आप और मैं, ये कॉमन सिटीजन बेसिकली 2 चीजों के लिए मेनली वोट करता है, एक सीएम के लिए और एक पीएम के लिए। इसके अलावा वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए भी करता है, ये इतना जरूरी नहीं है, लो लेवल पे है एमसी की वोटों के लिए। सीएम के लिए जब वो वोट करता है तो वो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के इलेक्शन, ठीक है। पीएम के लिए जब वो वोट करता है वो बेसिकली होते हैं लोकसभा के इलेक्शन। तो राज्यसभा के इलेक्शन में कभी भी नॉर्मल सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो फिर ये इलेक्टेड कैसे हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो मान के चलो कि हम लोग पंजाब से हैं, पंजाब के अंदर 117 एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि विधानसभा के 117 सदस्य होते हैं। क्लियर? तो हम लोग इन 117 सदस्यों को इलेक्ट करके भेजते हैं और ये एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्य हमारे बिहाफ के ऊपर राज्यसभा के अंदर कौन जाएगा उन्हें चुनते हैं। इसलिए बोलते हैं ये राज्यसभा के जो मेंबर हैं इलेक्टेड तो हैं पर दे आर इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब में राज्यसभा की देयर आर टोटल 7 सीट्स। क्लियर? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें होती हैं यूपी के अंदर, लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं यूपी के अंदर। राज्यसभा की 31 सीटें हैं यूपी में और लोकसभा की 80 हैं, ये याद रखना। पिछली वीडियो में बताया था कि किस जगह पर सबसे ज्यादा लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, ये डिपेंड करता है उस जगह की किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये तो था राज्यसभा का कुछ मुआयना जो आपको हर हाल में याद रखना था कि मैक्सिमम 250 तक हो सकती है। एट प्रेजेंट 245 है, 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट हु आर वेल डिजर्विंग इन पर्टिकुलर फील्ड। क्लियर है? और जो राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर असेंबलीज। ठीक है, विधानसभा ਦੇ सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, बहुत बार पूछ भी लेते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा मैं क्लियर आपको बता चुका हूं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एससी या एसटी या किसी भी तरीके की जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ लोकसभा में पाई जाती है। देयर इज नो सीट ऑफ रिजर्वेशन, देयर इज नो सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन राज्यसभा। याद रखना, राज्यसभा में ना एससी की रिजर्वेशन होती है ना एसटी की। बारी बारी से बता रहा हूं, एससी और एसटी की रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा में होती है। कितनी होती है ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 चाहिए थी, यहां पर मिनिमम एज 30 चाहिए। बाकी सब सेम है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेंसी के अंदर वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ। साउंड, उसका जो दिमाग है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। क्लियर? ये वगैरह वगैरह कुछ कंडीशंस होती हैं जो सब जगह कॉमन है। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो भारत में जितने भी स्टेट हैं वहां पे राज्यसभा की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां पर यूपी में 31, पंजाब में 7, हरियाणा में 5, क्लियर, मध्य प्रदेश 11, ठीक है, गुजरात 11, ठीक है, राजस्थान 10, इस तरीके से। क्लियर? ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा यूपी का याद रखना है। द मैक्सिमम लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स आर इन नदर अदर देन यूपी। नेक्स्ट, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक में देखोगे, मॉड्यूल में पढ़ोगे तो सिर चक्कर आ जाएगा। ठीक है, सरल भाषा में समझाऊंगा। राज्यसभा की वैसे तो मुख्यतः 2 शक्तियां होती हैं, पर आपको 3 याद रखनी है। ये राज्यसभा की मुख्य शक्तियों में गिनी नहीं जाती, पर एक्चुअल में एक तरीके से होती है। ठीक है, क्या होती है राज्यसभा की 3 मुख्य शक्तियां? ध्यान से समझना, बाकी उसके बाद मॉड्यूल पढ़ लेना। राज्यसभा हैज बेसिकली 3 स्पेशल पावर। जब भी मैं स्पेशल पावर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बिल है जो सबसे पहले राज्यसभा में शुरू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई भी बिल है, एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आज वोटिंग एज 18 साल है, कल को हमें वोटिंग एज कम करके 16 साल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल आएगा। वो बिल या तो लोकसभा में जाएगा या कहां जाएगा? राज्यसभा में। दोनों में कहीं भी जा सकता है पहले। उसके बाद उसके विपरीत हाउस में जाएगा। मान लो पहले वो लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में जाएगा। फिर वो बिल जो है पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने साइन करेगा, फिर वो बिल क्या बनेगा? एक्ट, यानी कि कानून बनेगा। ये भी एक चीज याद रखनी है। मतलब ज्यादातर बिल कहां पर सबसे पहले शुरू होंगे ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कई ऐसे बिल होते हैं भाई जो फिक्स हैं कि वो पहले राज्यसभा में जाएंगे, एंड दैट बिल इज पर्टिकुलरली नोन एज द स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। जैसे कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को इंपीच करना है, वाइस प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो उनके पद से हटाने का जो इंपीचमेंट का बिल होगा वो सबसे पहले राज्यसभा में स्टार्ट होगा। विल स्टार्ट इन राज्यसभा फर्स्ट। ये पहली कंडीशन है। ओके, ये होते कैसे हैं इंपीच, वो हम वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, दूसरी इनकी स्पेशल पावर है आर्टिकल 249 रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। अब अगर आपने सारी वीडियो सुनी है तो आपको पता होगा कि हमारे यहां पर 3 बेसिकली लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसके लिए पावर सिर्फ यूनियन बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसपे पावर सिर्फ राज्य बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलकर बनाती है। तो अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट लिस्ट के अंदर छेड़छानी कर रहा है, एनी बिल विच इज रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट, कि जी स्टेट लिस्ट की कोई शक्ति कम करके यूनियन लिस्ट में डालनी है, ठीक है, एनी बिल विच ट्राई टू डू चेंज इन द स्टेट लिस्ट फर्स्ट इनिशिएटेड इन द राज्यसभा। ये आर्टिकल 249 कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा बिल पास करना है जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, वो पहले राज्यसभा में जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि अगर आपको
ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 होती हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर इनमें कोई बदलाव करना है, यानी कि जितनी ऑल इंडिया सर्विस है उनको बढ़ाना है, कल को मान लो 3 से बढ़ाकर 4 करना है, ठीक है, 3 से कम करके 2 करना है, तो एनी चेंजेस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, दैट चेंज बिल फर्स्ट इनिशिएटेड इन राज्यसभा। तो उसको बदलाव करने का जो बिल है सबसे पहले क्या आएगा, राज्यसभा। ये 3 मुख्य शक्तियां हर हाल में आपको याद रखनी है राज्यसभा की, नोन एज द स्पेशल पावर। क्लियर? ओके, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, इसको आप चेक कर लेना, यहीं पे आप पॉज कर लेना, पॉज करके इसको पढ़ लेना, सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज 3 तरीके की होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको बनाने का जो श्रेय है ना, वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के पहले गृह मंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का श्रेय। ठीक है, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है? जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, राज्यसभा जो है 6 साल के लिए चुनी जाती है, और पहली बार राज्यसभा 1952 में बनी थी, यानी कि पहली बार राज्यसभा जो चली थी 1952 में चली थी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन याद रखना कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं। देखिए, लोकसभा में क्या होता है कि जितने मेंबर आए हैं एक साथ आएंगे, एक ही साथ जाएंगे, या तो 5 साल के बाद जब लोकसभा खत्म हो जाएगी तब नए चुने जाएंगे, या फिर जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं रहती तब लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में ना वो एक साथ आते हैं ना वो एक साथ जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर, सारे मेंबर नहीं, 1/3 मेंबर जो है एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो जाते हैं, यानी कि हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर चले जाएंगे और उनकी जगह न्यू मेंबर आ जाएंगे। हर 2 साल बाद ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो अगर मैं 6 ईयर पूरा बोल रहा हूं तो 6 साल में 2-2 साल के 3 बारी चीजें हो गई, तो 1/3 यहां, 1/3 यहां, 1/3 यहां, मतलब 6 साल के अंदर हर बार जो है सारे मेंबर बदल दिए जाएंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं बदले जाएंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, इसमें वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल बाद चेंज हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, जो कि एलिजिबल होते हैं कि वो फिर से री इलेक्ट होके आ सकते हैं, या फिर री नॉमिनेशन यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा दोबारा नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? इन सारी बातों का जिक्र राज्यसभा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में दिया गया है। इसको चाहे याद करना है कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेजर क्या याद रखना है कि जो राज्यसभा का ड्यूरेशन होता है 6 साल का होता है, 1952 से शुरू हुआ है। इसको परमानेंट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना सारे मेंबर इकट्ठे आते हैं ना इकट्ठे जाते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है नए चुने जाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट, हाँ जी, जैसे लोकसभा का जो सभावाहक होता है या कार्यवाहक होता है उसे स्पीकर बोलते हैं, वैसे राज्यसभा का जो कार्यवाहक होता है, जो मुखिया होता है, उसे चेयरमैन बोलते हैं। और जो भी बंदा देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। यह बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि इस समय इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, किनवा उपराष्ट्रपति है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, किनवा? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का जो मुखिया होता है उसे चेयरमैन कहते हैं, और चेयरमैन बेसिकली वही होता है जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है, तो यहां पर बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो राज्यसभा का चेयरमैन है,
राज्यसभा के मेंबर 6 साल के, तो ये भी 6 साल का, बिल्कुल गलत। वाइस प्रेसिडेंट कह लो या राज्यसभा का चेयरमैन कह लो, ये 5 साल के लिए चुना जाता है, मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एक्स ऑफिशियल का मतलब क्या है। ये शब्द देखिए, एक्स ऑफिशियो, ये एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ। ये बहुत बार शब्द इस्तेमाल होगा एक्स ऑफिशियो, ध्यान से समझ लो, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, मान के चलो एग्जांपल देता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री की, ठीक है। नरेंद्र मोदी बेसिकली चुने गए थे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, इन डिपार्टमेंट का ऑटोमेटिकली वो मुखिया बन गए। क्लियर। उसी तरीके से चुना तो राज्यसभा का चेयरमैन जाता है, एक्चुअल में चुना तो राज्यसभा का क्या जाता है, चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जो पोस्ट आपको किसी पोस्ट की वजह से मिली है कि आप इस पोस्ट पे हो, तो इसलिए ये भी आपकी हुई, उस पोस्ट को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बोलते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बात क्लियर होगी। ऐसी कोई पोस्ट जो आपको किसी पोस्ट पे बने रहने के लिए बनी है, दैट इज नोन एज द एक्स ऑफिशियो पोस्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब लोकसभा की भी 2 शक्तियां होती हैं, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार डिस्कस कर देता हूं। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, जैसे राज्यसभा की स्पेशल पावर बताई, लोकसभा की भी 2 मुख्य शक्तियां होती हैं। जैसे मनी बिल याद होगा, मनी बिल सबसे पहले कहां आता है, लोकसभा के अंदर, ये पहली है। ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 बहुत बार डिस्कस कर लिया भाई, पिछली वीडियो में भी ज्वाइंट सिटिंग बताया था। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो लोकसभा में होती है, और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर। और जो स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ जब डेडलॉक अकर हो जाएगा, डेडलॉक यानी कि टाई हो जाएगा, तभी वोट करेगा। तो ये स्पेशल पावर है किसकी, लोकसभा की। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, क्लियर। हां, डेप्यूटी चेयरमैन, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है, चेयरमैन के बाद कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। अब याद रखना, लोकसभा का जो हेड था वो स्पीकर था, स्पीकर के बाद कौन था, डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को देता है, और डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। यहां पर चेयरमैन अपना इस्तीफा डेप्यूटी चेयरमैन को नहीं देता। चेयरमैन बेसिकली होता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये अपना इस्तीफा देश के प्रेसिडेंट को देता है। छोटी छोटी बातें हैं, जोड़ के याद रखना। क्लियर। तो डेप्यूटी चेयरमैन बेसिकली क्या करता है कि जब चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो उसकी ड्यूटीज का कार्यवाहक करता है डेप्यूटी चेयरमैन। मान लो बीमार हो गया, अर्जेंटली वाइस प्रेसिडेंट को कहीं जाना पड़ गया, तो पीछे से राज्यसभा का सेशन चल रहा है, क्या हम बंद कर देंगे, तो उस समय डेप्यूटी चेयरमैन उनकी जो है ड्यूटी संभालेगा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं यार, इसको आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो। कोई बात आपको समझ में ना आए मैसेज करके पूछ भी लेना। मेन जो मुद्दा है पूरा राज्यसभा का वो मैं आपको समझा चुका हूं। टिल देन, थैंक यू सो मच।